to the channel of Zaiman Zishan. Now we are going to discuss the metric tensor in a particular coordinate system. अभी जो हमने लास्ट लेक्चर था, जो मेरा लेक्चर नंबर 9 था, उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था कि जो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है उसका n डायमेंशन स्पेस के अंदर क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो हमने देखा था, वो किसके बराबर था, ds स्क्वायर इज इक्वल टू gpq dxp dxq। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है मेट्रिक टेंसर को किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और मेट्रिक टेंसर हमारे पास क्या है, gpq। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेट्रिक या मेट्रिक टेंसर। ठीक है, या मेट्रिक भी कह सकते हैं या आप मेट्रिक टेंसर भी कह सकते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इसका मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करने लगे हैं ये क्वांटिटी, तो हमें इसका पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो ds स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है। हमें इतनी बात का पता है कि ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल है। तो क्या है उसके अंदर हमारे पास लाइन एलिमेंट ds स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर किसी के जहन में ना हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ क्या था, वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का मेरा लेक्चर देख सकता है। हमने कैलकुलेट किया था कि वो किसके बराबर है, रो स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको हमने u1 u2 u3 से रिप्रेजेंट किया था, जो कि बेसिकली बराबर थे रो थीटा एंड z के बराबर थे। ठीक है, अब हम इसी को ही एक्सपेंड करने लगे हैं और सिंपलीफाई करके gpq की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इन 3 डायमेंशन स्पेस आपके पास जो ds स्क्वायर है होता है इन 3D, आपके पास ds स्क्वायर बन गया समीशन p इज इक्वल टू 1 to 3 समीशन q इज इक्वल टू 1 to 3 gpq। अब यहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि p जो है और q जो है वो 1 से लेकर 3 तक है। ठीक है, dxp और dxq क्लियर है। अब ये मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, यहां पर जो मैं कंपैरिजन बता रहा था वो कर्वीलिनियर का बता रहा था, वहां पर u1 u2 u3 था। इस चैप्टर के अंदर हम सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं। तो इसको मैं ओपन करके देखता हूं, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा। एक दफा मैं वेरिएशन अप्लाई कर देता हूं, पहले समीशन q की और फिर मैं p की अप्लाई कर देता हूं। समीशन p इज इक्वल टू 1 to 3। अब ये q की समीशन में अप्लाई करने लगा हूं, ये किस तरह अप्लाई होगी, मेरे पास gp1 dxp dx1 प्लस gp2 dxp dx2 प्लस gp3 आ जाएगा आपके पास, और साथ क्या आ जाएगा, gp3 dxp dx3। क्लियर है। अब ये वाली सॉल्यूशन हर टर्म के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि यहां पे इंडेक्स कौन सा रिपीट हो रहा है, p। ठीक है, यहां पर भी p आपके पास रिपीट हो रहा है, तो मैं हर टर्म के साथ इसको अलग अलग लिख सकता हूं। p इज इक्वल टू 1 to 3 gp1 dxp dx1 प्लस समीशन p इज इक्वल टू 1 to 3 gp2 dxp dx2 प्लस समीशन p इज इक्वल टू 1 to 3 dxp dx3। ठीक है, gp3 मेरा यहां पे मिस हो गया, gp3 dxp dx3। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर p की जगह पहले क्या आ जाएगा, g11 इधर लग गया 1, ये आ गया dx1 dx1। अब p की जगह लगेगा 2 g21 dx2 dx1 प्लस p की जगह लगेगा 3 g31 dx3 dx1। इसका मतलब इस एक से हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, 3। इसी तरह हम यहां से भी निकालेंगे g12 dx1 dx2 प्लस g22 dx2 dx2, और कौन सी तीसरी टर्म आएगी, p की जगह 3 प्लस g32 dx3 dx2, और यहां पर आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस g13, इधर p की जगह पहले 1 2 और 3 g13 dx1 dx3 प्लस g23 dx2 dx3, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस g33 dx3 dx3। क्लियर है। ये हमने जो लाइन एलिमेंट खोला है ये किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर खोला है, जब आपके पास जो xp है वो बेसिकली x1 x2 और
x3 के बराबर है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करने का, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारा क्वेश्चन था, डिटरमिन द मेट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हम मेट्रिक के बेसिकली मेट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको लिखने की कोशिश करेंगे कैसे करते हैं। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1, x2 और x3 ये किसके बराबर होते हैं, रो, थीटा एंड जी के बराबर होते हैं। ठीक है, और हमने स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ कैलकुलेट किया था, वो किसके बराबर था, डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। ठीक है, तो डी रो स्क्वायर का मतलब क्या है, डी रो, ठीक है, प्लस रो स्क्वायर के साथ क्या है, डी थीटा, और डी जी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस डी जी। सो बेसिकली ये किसके बराबर है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसको मैं अगर इस तरह लिख सकता हूं dx1 प्लस रो स्क्वायर dx2 प्लस dx3। असल में तो ये चीज अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं तो इसके बराबर बन गई, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के वो अंदर इसके बराबर है। तो अगर हम कंपेयर कर दें इस इक्वेशन को किसके साथ, ये जो मैंने लिखा है ds2 इसके साथ, ठीक है। अब आपने एक चीज और गौर करनी है, यहां पर जो आपके पास आ रहा है ना dx2 और dx1, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों आपस में बेसिकली स्प्लिट हुए हुए हैं, dx2 dx1, इसको मैं dx1 और dx2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं आगे पीछे कर सकता हूं। इसका मतलब जब आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आ रही होंगी तो उस बात के अंदर आपने ज्यादा ख्याल रखना है। यहां पर बहरहाल उस तरह का नहीं है, अभी मैं एक आपको इस तरह का भी क्वेश्चन करवा देता हूं जिसके अंदर आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास dx1 यानी कि यहां पर पहली टर्म आ रही है dx1 डी रो, तो उसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या है dx1 का g11। सो यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, comparing इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, g11 किसके बराबर है, g11 किसके बराबर है, डी रो के साथ क्या लगा हुआ है वहां पर 1, तो g11 आ गया 1 के बराबर। ठीक है, dx1 dx2 वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर इस तरह भी लिख सकता हूं 0 टाइम्स dx1 dx2 प्लस 0 टाइम dx1 dx3, और इसी तरह बाकी सारी टर्म्स जो यहां पर मौजूद है 3 डायमेंशन के अंदर dx1 dx2 dx1 dx3 dx3 dx2 dx1 dx3 dx2 dx3, इन सब के साथ कोएफिशिएंट क्या लगा सकते हैं 0, तो फिर हम अपना जो सारी एंट्रीज हैं उनको लिख सकते हैं। तो dx1 dx2 वहां पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब उसके साथ हम 0 का कोएफिशिएंट लगाकर तो g21 लिख सकते हैं। सो g21 हमारे पास किसके बराबर आ गया, g21 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। g31 भी इस तरह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वहां पे मौजूद नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 के साथ लगाकर कर सकते हैं। मैंने बाकी यहाँ पे 0 वाले नहीं लिखे, वो अंडरस्टूड सी बात है कि जो चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करके वहां पे देख सकते हैं। g31 किसके बराबर आ गया, g31 ये भी आ गया 0 के बराबर। g12 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। ठीक है, g22 किसके बराबर आ गया, अब dx2 का कोएफिशिएंट रो स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो g22 हमारे पास किसके बराबर आ गया रो स्क्वायर के। ठीक है, g32 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, g32 0 के बराबर आ गया। g13 भी किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। g23 भी किसके बराबर आ गया, इसी 0 के बराबर। और g33 हमारे पास किसके बराबर आ गया, dx3 का कोएफिशिएंट यहां पर 1 पड़ा हुआ है, तो g33 हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो ये सारी हमने कंपोनेंट्स जो है वो इसके
कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने मीट्रिक और जीपीक्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है, क्योंकि हमने मीट्रिक टेंसर कैलकुलेट करना है और मीट्रिक टेंसर किसके बराबर है, जीपीक्यू के। ठीक है, अगर हम गौर करें कि सारी एंट्रीज आपने मैट्रिसेस वाला पढ़ा होगा, एफएससी के अंदर मैट्रिक के अंदर से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिसेस वाला चैप्टर, ये G31 मिट गया मेरा। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है जब आप उसको लिखते हैं तो उसकी एंट्रीज होती हैं A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, और यहां पर भी इसी तरह की एंट्रीज आपके पास आ रही हैं, G11, G21, G31, G12, ये सारी एंट्रीज आ रही हैं। तो इसका मतलब कि ये जो GPQ है इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कि G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 एंड G33। बिल्कुल उसी तरह के कंपैरिजन के अंदर हम GPQ की वैल्यूज को लिख सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास यही कंपोनेंट्स आ रहे हैं और इनकी वैल्यूज हम यहां लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज क्या है, G11 किसके बराबर है, 1 के, G12 0 के, G13 0 के, G21 0 के, G22 रो स्क्वायर, G23 0 के बराबर है, G31 0 के बराबर, G32 0 के बराबर और G33 1 के बराबर। तो GPQ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, इन्हीं बातों के, चूंकि अब इसका कंपैरिजन हमने देखा है कि GPQ का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ हो रहा है, मैट्रिसेस के साथ। तो जिस तरह हम मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते होते हैं, इसी तरह हम GPQ का भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स A है अगर, तो इसका A डिटरमिनेंट आप लोगों को कैलकुलेट करना आता होता है कि आपको कोफैक्टर्स का और उसके जो एंट्री है और उस कोरिस्पोंडिंग एंट्री के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और कोफैक्टर क्या होता है, उस पर्टिकुलर एंट्री की जो रो है और डिटरमिनेंट है उसको आप मिस कर दें और बाकी जो एंट्रीज बच जाती हैं उसका आप डिटरमिनेंट लिख दें और -1 की पावर द सेम एंट्री, द पावर ऑफ जो भी उसकी एंट्री बन रही है, से फॉर एग्जांपल J की एंट्री बन रही है तो -1 रेज़ पावर J प्लस के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ रूल्स हैं वो अभी हम देखते हैं। एक बात हम चूंकि अभी प्रूव कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि GPQ क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो G12 का जवाब आ रहा है वही जवाब किसका आ रहा होगा, 21 का। जो 13 का जवाब आ रहा है वही जवाब किसका आ रहा होगा, 31 का। जो 23 का जवाब आ रहा है वही जवाब किसका आ रहा होगा, 32 का। बिकॉज GPQ सिमेट्रिक है, इसका मतलब P और Q को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके रिजल्ट के ऊपर। तो वो बात मैं यहां पर भी बताने लगा था। वो बात इस तरह भी है कि ये dx2 और dx1 को आप आगे पीछे करके dx1 dx2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 टाइम्स G12 dx1 dx2। तो जब हम मैट्रिक टेंसर कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर अगर इस तरह की कोई एंट्री आ रही है तो हम उसको स्प्लिट करके देखेंगे। एक क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, वो मैं लिखता हूं, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ, वो लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें इस बात को समझने में। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं और बाकी कुछ इस क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसी को कंटिन्यू कर समझ लेंगे। फाइंड द determinant of the metric tensor of the metric corresponding to किसके ds square is equal to 5 times dx1 का स्क्वायर, ये dx1 का स्क्वायर है, प्लस 3 टाइम्स dx2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dx3 dx2 माइनस 6 टाइम्स dx1 dx2 प्लस 4 टाइम्स dx2 dx3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है,
डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक। इसका मतलब कि हमने सबसे पहले मैट्रिक बनाना है, ठीक है, मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट हम उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिस मेथड से आप लोगों ने सीखा हुआ है उसी तरह ही हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और वो मैट्रिक हमें पहले फाइंड आउट करना है किस लाइन एलिमेंट का, ये हमें लाइन एलिमेंट गिवन है। हम और कर सकते हैं dx1 dx2 और साथ क्या है आपके पास 4 टाइम्स dx3 का स्क्वायर था, मैंने स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये dx3 का स्क्वायर बोला शायद मैंने वही हो, 4 टाइम्स dx3 का स्क्वायर। वैसे वो भी लिखा होता कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि ये ना हो कि कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन के आप कंफ्यूज हो जाए। हमें समझ आ रही है यहां से गौर करने में कि dx1 dx2 dx3 x1 x2 x2 x3, तो ये 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर हमारे पास एक लाइन एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए x1 x2 और x3। तो आप उसी तरह स्टार्ट करेंगे कि जो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ है वो किसके अंदर 3 डायमेंशन स्पेस में किसके बराबर आ जाता है, p = 1 to 3 q = 1 to 3 gpq dxp dxq। वेरिएशन अप्लाई की, हमारे पास क्या बन गया, d² का एक्सप्रेशन ये आ गया जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर करके बताया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रीज कैलकुलेट करनी है, g11 g12 g13 21 22 23 31 32 33। ये एंट्रीज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन एलिमेंट को थोड़ा सा ओपन करके लिखना पड़ेगा ताकि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। लाइक ये dx1 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्वांटिटी को हम इसी तरह बोलते हैं ना, dx1 का स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी आपके पास dx2 का स्क्वायर लिखी हुई है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसके अंदर स्क्वायर करके लिखे हुए हैं, हम उसको थोड़ा सा ओपन करके पहले लिख लेते हैं। तो आप फिर इसके बाद लाइन एलिमेंट लिखेंगे कि गिवन दैट ds² जो है वो हमारे पास इसके बराबर है, तो मैं यहीं से इसको पिक कर लेता हूं। ds² को अब हम किस तरह लिख सकते हैं, ds² = 5 टाइम्स dx1 dx2, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स dx2 dx2 प्लस 4 टाइम्स आपके पास आ गया dx3 dx3 माइनस 6 dx1 dx2 प्लस 4 dx2 dx3, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरल था उसके अंदर dx2 dx1 वाली भी टर्म आ रही थी, dx1 dx2 वाली भी टर्म आ रही थी, तो हम इस टर्म को dx1 dx2 वाली को स्प्लिट कर सकते हैं, dx1 dx2 को -3 टाइम्स dx1। अगर हम देखें कि जो मेरे पास -dx1 dx2 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं -dx1 dx2 -3 dx2 dx1 dx2 लिख सकता हूं, -3 ऐड होके -6 आपके पास आ जाएगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं -dx1 dx2 -3 dx2 dx1, ठीक है। मैंने एक में dx1 dx2 ही रहने दिया और एक दफा dx2 dx1 कर दिया, ठीक है। तो इस एंट्री के लिए मैं ये वाला बिहेवियर यूज कर सकता हूं। और इसी तरह मेरे पास ये जो 4 टाइम्स बन रहा है इसके लिए मैं किस तरह कर सकता हूं कि मेरे पास -4 dx2 dx3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 dx2 dx3 -2 dx2 dx3, ठीक है। और फिर मैं दोबारा से लिख सकता हूं -2 dx2 dx3 -2 dx3 dx2, ठीक है। अब मैंने 2 और 3 को क्या कर दिया, आगे पीछे मूव कर सकता हूं क्योंकि वो स्केलर्स हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद वो उसी तरह रहेंगे। तो यही पहला काम मैं इसके ऊपर अब अप्लाई करने लगा हूं और थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखता हूं, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ds² = 5 टाइम्स dx1 dx2 प्लस 3 टाइम्स dx2 dx2 प्लस 4 dx3 dx3 माइनस 3 dx1 dx2 माइनस 3 dx2 dx1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 dx2 dx3 प्लस 2 dx3 dx2। अब इस लाइन एलिमेंट को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, ये मेरे पास इक्वेशन 1 लिखी पड़ी हुई है।
इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, अब dx1 के साथ क्या है, ये 5 टाइम्स dx1 था। जब मैं इसको इधर लिख रहा था dx1 का स्क्वायर था तो उसको मैंने क्या लिखना था, dx1, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, dx1 इसी तरह ये भी क्या था आपके पास, dx1 था, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगा हूं तो dx1 के साथ क्या है, g11, तो g11 किसके बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज g11 किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। उसके बाद क्या है, dx2, उसके जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है g22, सो g22 किसके बराबर आ रहा है, g22 किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर। उसके बाद आ रहा है dx3, तो dx3 का कोएफिशिएंट क्या है, g33, तो g33 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, ठीक है। अब dx1 dx2 का कोएफिशिएंट क्या है, g12, तो g12 किसके बराबर आ गया, g12 इज इक्वल टू -3, g21 भी किसके बराबर आ गया आपके पास, -3 के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू g21। और बाकी क्या है, dx2 dx3 का कोएफिशिएंट क्या है, g23, ठीक है, तो g23 और dx3 dx2 का कोएफिशिएंट क्या है, g32, तो g23 और g32 ये किसके बराबर आ गए, 2 के बराबर आ गए, क्लियर है। और हम यहां से और भी कर सकते हैं कि g12 और g21 बराबर हैं, सिमेट्रिक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पहले देखा भी है कि ये जो है आपस में सिमेट्रिक है, g23 और g32 का भी रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हमारा टारगेट था डिटरमिनेंट ऑफ द मीट्रिक कोरिस्पोंडिंग टू दिस लाइन एलिमेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले अब मीट्रिक बनाते हैं, लिखते हैं उसको मीट्रिक फॉर्म के अंदर, और फिर जिस तरह हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते होते हैं उस तरह हम उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, GPQ हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, GPQ, G11 की वैल्यू लिख लेते हैं 5, G12 किसके बराबर है, -3, G13, अब जो एंट्रीज यहां पर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, आपके पास 0 है, ठीक है, तो G13 किसके बराबर आ गया, 0 के, G21 किसके बराबर है, -3, G22 किसके बराबर है, 3, और G23 किसके बराबर है, 2, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, G31 0, G32 आपके पास 2 के बराबर, और G33 आपके पास 4 के बराबर। ये हमारे पास क्या बन गया है, मीट्रिक टेंसर। अब हमने इसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट ओपन करना है, तो डिटरमिनेंट G मॉड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं GPQ मॉड से, GPQ मॉड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीट्रिक ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मीट्रिक टेंसर, ठीक है। तो ये नोटेशन में आगे जाकर यूज किया करूंगा, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि इसके डिटरमिनेंट के लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ मीट्रिक के लिए मैंने नोटेशन यूज कर लिया है G की, खाली इंडेक्स कोई भी नहीं लगाया। जब इंडेक्सेस लग जाएंगे तो मेरे पास मीट्रिक टेंसर होगा, और जब मैं इंडेक्स नहीं लगाऊंगा तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मीट्रिक टेंसर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब वो आप लोगों को डिटरमिनेंट ओपन करना आता है, इधर आ जाएगा 5, अंदर क्या आ जाएगा 3 2 2 4। अब बेसिकली इसके साथ भी क्या था, -1 की पावर 1 + 1 एंट्री आ जाती है और कोफैक्टर आ जाता है, ये -1 की पावर 1 + 1 साथ इसके मल्टीप्लाई होके ये आपको कोफैक्टर पूरा दे रही होती है, प्लस -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी -3 और साथ क्या आ जाएगा, -3 2 0 4, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस ये वाली एंट्री 3 और साथ एंट्री क्या है 0 और कॉरेस्पॉन्डिंग -3 3 और 0 2, ठीक है। अब हमने इसको ओपन कर देना, -1 की पावर 2 आपके पास 1 हो गया, ये 5 आ गया। इसको डिटरमिनेंट को ओपन किस तरह करते हैं, 4 3s are 12 -2 2s are 4, प्लस आपके पास -1 की पावर 3 क्या हो गया, -1 और एक माइनस ये पड़ा हुआ है -3, तो ये हमारे पास क्या हो गया +3, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा 4 3s are 12, तो माइनस के साइन के साथ 12 आ गया, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और बाकी सारा कुछ क्या आ गया आपके पास 0 के बराबर। अब ये किसके बराबर आ गया, 5 ×
12 minus 4 8 प्लस 12 3 are 36, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस 36। ये क्या हो गया 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मेट्रिक टेंसर है ये किसके बराबर है 4 के बराबर। क्लियर है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब मेट्रिक टेंसर का जो कॉन्जुगेट है या जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं वो बेसिकली इसका इनवर्स हो जाएगा। जिस तरह हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को देखते रहिए और लेक्चर को बहुत ध्यान से समझे। आगे थोड़ी सी हम स्पीड अप करने वाले हैं और सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम भी आने वाला है। तो अपने आप को अटेंटिव होकर लेक्चर्स को अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।